ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी जिंदगी में तो वैसे ही इतने मसाले हैं, कहीं तुम्हारे चक्कर में मैं भी ना फंस जाऊं। ये है तुम्हारा यकीन? अगर तुम्हें किसी चीज पर यकीन नहीं होता तो मेरे साथ आती क्यों? इस तरह तुम्हारी मुरादें कबूल नहीं होंगी। अब इतने बड़े बोल मत बोलो, तुम्हारी कौन सी मुरादें कबूल हुई हैं? मैं जानती हूँ कि मेरी मुरादें कबूल नहीं हुई है, लेकिन एक दिन जरूर हो। और अगर अब तुमने बोलना बंद नहीं किया ना तो आइंदा मैं तुम्हें कभी अपने साथ लेकर नहीं आऊँ। अब इतनी बहादुर नहीं बनो, ये बात मैं भी जानती हूँ कि तुम मेरे बगैर कहीं जा नहीं सकती। किसने कहा मैं अकेली हूँ? अच्छा, तुम्हारे साथ कौन है फिर? मेरे साथ मेरा खुदा है, और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें उसकी जरूरत है। कभी कुछ फायदा तो हुआ नहीं आकर। खैर छोड़ो, हमें यहाँ जिनसे मिलना था वो कहाँ है? मैंने सुना है वो बहुत से लोगों का मुस्तकबिल बता देते हैं। मैं अपना मुस्तकबिल जानने थोड़ी आई हूँ यहाँ पर, मैं तो अपना बस हाल दुरुस्त करने आई। अजीब लड़की हो तुम, अपना हाल कैसे दुरुस्त करोगे जब अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं बोला? पागल हो तुम, बल्कि पागल नहीं बहुत तेज हो तुम। हर जुमरात एक शहजादी के लिए मन्नत मांगती हो। हैदराबाद का ऐसा कौन सा मज़ार नहीं जिसपे तुम नहीं गई हो? मैं किस जगह की शहजादी हूँ जो मैं किसी शहजादे के लिए मन्नत मांगूंगी? मुझे बस जो चाहिए वही मिल जाए काफी है। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, आप लोग एक एक करके अंदर आकर बैठ सकती हैं। मूसा भाई अपनी नमाज पढ़ चुके। देखो नजर, पहले मुझे जाने दो। मेरा एक मसला है, तुम्हारे बहुत सारे। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी अंदर, ठीक है? नजर, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्योंकि उन्होंने मुझसे बात करने को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ जिसको बुलाया गया वही आए। मेरा यहाँ ना तो जाया हो गया। बुलाया? मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया, मैं तो खुद यहाँ पहली दफा आई हूँ। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नजफ है। तुम्हारी रूह की तरह तुम्हारा नाम भी बड़ा खूबसूरत है। काश किस्मत भी होती। परेशान क्यों होती हो बेटा? किस्मत भी बहुत अच्छी है तुम्हारी। फिर पता नहीं क्यों मुझे हर दिन एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इतना कुछ देखने के बाद तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए ना? आदत तो हो चुकी है सजा भुगतने की, लेकिन अजीब बात यह है कि जब मैं अपना जुर्म तलाश करने की कोशिश करती हूँ तब मुझे कुछ याद नहीं आता। हम लोग जिसे सजा समझते हैं वो हमारा इम्तहान भी हो सकता है। ईमान वाले लोग अपनी जुबान पर शिकायत नहीं लाते, बल्कि अकीदा और भरोसा रखते। बस शायद यहीं मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। कोई तुम्हारे लिए उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अपने लिए कुछ नहीं करोगी। और तुम्हें तो अपने अलावा दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करना है, बड़ी कुर्बानियां देनी है। अभी से घबरा जाओगी आगे कैसे बढ़ोगी? लेकिन जिस इंसान को मंजिल का ही ना पता हो, वो ना खुद की मदद कर सकते और ना दूसरों की। अब मैं कहाँ जाऊं? इस रास्ते पर जो तुम्हें मिल तो गया है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे, और इसके लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। अल्लाह जानता है, सिर्फ हिम्मत ही तो मैंने की है जो मैं आज जिंदा हूं। मैंने हमेशा से दुआ की कि मुझे ज्यादा ना मिले लेकिन थोड़ा ही मिल जाए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास जो थोड़ा बहुत भी था वो भी अब मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, फिर माली हालात भी खराब हो गए, रिश्ते भी छूटने लगे। मैंने दुआ की थी मूसा भाई कि मेरे अब्बा को एक बहुत अच्छी सी नौकरी मिले। अब नौकरी मिली है तो मुल्क से बाहर,
जिसकी किस्मत में जहाँ जाना लिखा होगा वो तो जाकर रहेगा, बस तुम्हें सब्र करना होगा। सब्र तो मैं तब करूँ ना जब मेरे हालात भी सब्र करें। मुझे रुक कर कुछ सोचने का, कुछ फैसला करने का मौका ही नहीं मिलता। सब इस दुनिया में अकेले आते हैं, अकेले चले जाते हैं, बस बीच का वक्त गुजारना मुश्किल समझते हैं, क्योंकि हम दुनियावी चीजों में फंस चुके हैं। अब दुनिया है, क्या कर सकते हैं, इसी में ही रहना है। यहाँ पर इंसानों ने सब कुछ इतना मुश्किल बना दिया है कि हम इससे निकल ही नहीं पाते। लेकिन जब तुम इरादा कर लोगी तो तुम खुद ब खुद निकल जाओगे और वो वक्त बहुत खूबसूरत होगा। तुम्हारे सारे मसले खुद हल हो जाएंगे और फिर से नई शुरुआत होगी, जिसमें कभी कोई दुख तकलीफ तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरेगी। इंशाल्लाह, बस अल्लाह पर भरोसा करो। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे। सुनिएगा, बाजी वो आपकी दोस्त तो यहाँ से बहुत गुस्से में निकली, कह रही थी आपसे कह दूं कि आप अकेले आ जाइएगा। अच्छा ठीक है। आज तो मैं गई, मेरा टेस्ट बहुत बुरा हुआ है। मेरा भी। लगता है पूरी क्लास ही फेल होने वाली है, और इस बार तो नजफ को भी पास होने का मौका नहीं मिल सका। शुक्र ये है नजफ आज कॉलेज नहीं आई, वरना हमेशा की तरह वो पास हो जाती और टीचर हमें बेइज्जत करते हैं। ये कहो ना कि आने वाली बला टल गई। ये लो, एक मुसीबत खत्म और ये शुरू। अब पूरा दिन मजदूरों के झगड़े, मशीन की आवाजें और गंदी बदबू बर्दाश्त करो। मुझसे तो ये बदबू बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। जब तक कि पास वाले प्लॉट में काम हो रहा है, टीचर को चाहिए था हमें छुट्टियां दें। भला जाकर कोई मैडम से बात क्यों नहीं करता है? यार चलो हम पूछते ही क्या तमाशा है, कॉलेज के साथ फैक्ट्री कौन लगाता है? हाँ, बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है हमारा कि मैडम हमारी बात सुन लेंगी। मैडम का मिजाज नहीं जानती, बेइज्जत करके निकाल देंगी जैसे हमेशा निकाल देती हैं। अब इसे ही देखो कितनी ढीठ है। कुछ भी कर लो, कॉलेज जरूर आना है। लगता है किसी कीचड़ में गिर गई थी। कपड़े देखो इसके। हाँ सही कहा, इसे बहुत शौक है ना हक और सच्चाई के लिए खड़े होने का। क्यों ना हम इसे मैडम के पास भेज दें? मैडम के पास क्यों, हम इसे कॉलेज के मालिक के पास लेके जाते हैं। समझो मेरी बात, कॉलेज का आँख का तारा बना घूमती है, ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। कैसी हो तुम? कब से हम तुम्हारी ही तारीफें कर रहे थे। रहने दो, अगर तुम लोगों को इतना प्यार होता ना मुझसे तो मुझे यूं मजार पर अकेला छोड़कर नहीं आता। पता है मैंने तुमको देखा भी, आवाजें भी दी, लेकिन तुमने तो सुना ही नहीं। फिर मैं कीचड़ में गिर गई तो टेस्ट भी रह गया होगा। इसकी फिक्र तो छोड़ो तुम, पूरी क्लास ही फेल होने वाली है। और जो ये तुम पर आए दिन मुसीबत आई होती है, कुछ नेक काम करोगी तो शायद किस्मत खुल जाएगी। यार इतना तो ख्याल रखती हूँ सबका, अब बता दो मैं और क्या करूँ? नजब देखो, तुम्हें तो पता है ये कॉलेज और साथ वाला प्लॉट मलिक इकबाल का है, और वो यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं। इस सबसे हमारी सेहत पर फर्क पड़ेगा, वो भी शहर के बीचों बीच। ये नहीं होना चाहिए। दूसरे स्टूडेंट्स का सोचो जो पीछे हॉस्टल में है। तुम्हें पता है ना ऐसे फैक्ट्री से कितनी जहरीली गैस आएगी। नजब तुम्हें जाकर कुछ करना होगा, पूरा कॉलेज तुम्हारी तारीफ करता रहता है और तुम्हें कोई कुछ कह भी नहीं सकता। हमारी आखिरी उम्मीद ही तुम हो। अब नजब अब ये बताओ, ये तो कोई इंसाफ नहीं है। हमने मैडम से बात की थी लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अगर तुम मलिक इकबाल से जरा बात करो तो शायद वो तुम्हारे कहने पर अपना फैसला बदल दे। अच्छा देखो, मैं जाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग भी चलोगे ना मेरे साथ? हाँ हाँ चलेंगे। चलो अब क्लास के लिए देर हो रही है, चलते हैं। पता चले टीचर हम डांटना शुरू कर दें हमें। वैसे इतनी देर हो गई है पता है।
जी बीबी, आप कौन हैं, किससे मिलना है? जी हम साथ वाले कॉलेज से आए हैं, हमें मलिक इकबाल साहब से मिलना था। वो तो नहीं है, छोटे साहब हैं। आपको क्या काम है? हमें बस एक अहम बात करनी है। आप अंदर जाएं, ऑफिस में पूछ लें। अच्छा ठीक है, हम जा सकते हैं? जाओ। जी मैडम, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? जी हमें यहाँ के मलिक इकबाल साहब से मिलना था, कॉलेज के सिलसिले में कोई बात करनी है। सॉरी मैडम, वो तो नहीं है, कल आएंगे। पर अभी तो गार्ड ने कहा कि छोटे साहब अंदर आए। सिकंदर सर आए हैं, मगर आप उनसे नहीं मिल सकती, वो बहुत बिजी हैं। आप एक काम करें, कल परसों मुझे फोन करके टाइम ले लें, फिर आ जाइएगा। क्या वो हमसे 2 मिनट भी नहीं मिल सकते? देखा ना, जब मैंने कहा था ना, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। हमें बस कुछ ही देर का काम है, बस थोड़ी सी देर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सर का, ज़रूरी बात है। जी मैडम, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैंने कहा ना सर, इस तरीके से किसी से बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते। आप हमसे तमीज से बात करें, आपको बात करने की तमीज नहीं है? जी सर, आपके कॉलेज से कुछ लड़कियां आई हैं, यहाँ आके बदतमीजी कर रही हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। जी जा सकते हैं आप लोग। अरीशे, इससे ऊपर वाला कमरा होगा या ये वाला? बताया ही नहीं था तो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं साथ वाले कॉलेज से आई थी, आपसे एक बात पूछनी थी। आपका कमरा काफी बड़ा और रोशन है, लेकिन जी कुछ कहा? सर बस आपके 10 मिनट आपकी तरफ से नेकी होंगे। बैठिए। फरमाइए, लेकिन ये याद रखिएगा आपके पास एग्जैक्टली 10 मिनट है और आपका वक्त शुरू हो चुका है। सर मेरा नाम नजफ है, मैं आप ही के कॉलेज की एक स्टूडेंट हूँ, मुझे आपसे बस एक बात पूछनी थी। फरमाइए। वैसे आपकी तारीफ में 1 मिनट लग चुका है। सर ये प्लॉट, ये ज़मीन, ये कॉलेज सब आपका है, मैं जानती हूँ, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन शायद आपने यहाँ पर कोई फैक्ट्री बनाने का इरादा किया है। देखें सर, दोपहर तक कॉलेज ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर पीछे हॉस्टल भी तो है। क्या आपको नहीं लगता कि फैक्ट्री के पोल्यूशन की वजह से वहाँ पे सारी लड़कियाँ मुतासर होंगी? मतलब इस मुल्क में कोई कानून मानता नहीं है, लेकिन ये तो गैर कानूनी है ना। आपके कहने का मतलब है कि आप, जो कि मेरे ही कॉलेज की स्टूडेंट है, ये कहना चाह रही हैं कि मैंने कानून तोड़ा है? सर ये बात आपको मुझसे नहीं, खुद से पूछनी चाहिए, शायद आपको ज्यादा बेहतर पता होगा क्या सही है क्या गलत है। नहीं, किसके सही और गलत की बात कर रही हैं आप? आपका सही या मेरा? चले शुक्र है आपने ये तो कबूल किया कि आपने अपना कानून और सही और गलत खुद बना लिया है, चाहे उससे जितनी भी जानों को नुकसान पहुंचे। ठीक है, जा सकती हैं। आप काफी अच्छे बिजनेसमैन हैं सर, अपनी दी हुई चीज में फायदा ढूंढ लिया। आपने मुझे 10 मिनट दिए, जिसमें से आप मेरे 4 मिनट वापस ले रहे हैं। ठीक है, ले लीजिए अपने 4 मिनट। वैसे भी हम डोनेशन देकर वापस नहीं लेते। कहिए जो कहना है।
मैं बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करके यहाँ से चली जाऊंगी। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई थी यहाँ पर कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन ना उम्मीद होकर यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि जिस इंसान के फैसले से दूसरे इंसानों की जान को नुकसान पहुंचे वो बड़ा नहीं होता। ठीक है, मैं बड़ा आदमी नहीं। और कुछ? और ये कि आपके पास नेकी करने के लिए 1 मिनट था जो आप जाया कर चुके हैं। अपने कमरे में रोशनी करने के बजाय उसे खुद के अंदर तलाश कीजिए, शायद आपका अंधेरा थोड़ा खत्म हो जाए। तुमसे कितनी बार मैंने कहा है कि खाना खाते हुए खाने के वक्त मुझसे ना उलझा करो, मगर तुमने तो अपनी आदत ही बना ली है, इसीलिए रिस्क खत्म होता जा रहा है हमारे घर से। अगर ऐसा होता ना तो आज आपकी नौकरी इतनी बड़ी जगह ना होती। अरे ये मेरी ही दुआओं का नतीजा है कि आज आप सऊदी अरब जैसी जगह जा रहे हैं। अच्छा बस रहने दो, हर अच्छी चीज तुम्हारी दुआओं की वजह से नहीं होती। हाँ तो और किसकी होती है? आपकी उस लाडली नजफ की। क्यों, वो तुम्हारी बेटी नहीं है? तुमने तो जो करना है वो जरूर करोगी। शादी के इतने बरसों बाद भी तुम्हें किसी बात के लिए मेरी इजाजत की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम्हारी हर शर्त पूरी नहीं हो सकती। ये मेरी शर्त नहीं है, मजबूरी है। अरे 3-3 बच्चों को लेकर बगैर मर्द के सहारे अकेले घर में कैसे रहूंगी? आप समझते क्यों नहीं है? क्योंकि तुम समझ रही हो कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुमने तो जिद पकड़ रखी है अपने भाई के घर जाने की, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि नजफ वहां नहीं जा सकती। हाँ तो अगर वहां नहीं रह सकती तो कोई और ठिकाना क्यों नहीं ढूंढ लेते उसका? ये घर है ना उसका ठिकाना। शादी के बाद जो हम इतने बरसों से यहाँ रह रहे हैं इकट्ठे, तो मेरे जाने के बाद क्यों नहीं रह सकते? अब तुम नजफ को अपनी बेटी समझो या ना समझो, मगर वो तुम्हें अपनी माँ समझती है। अच्छा, तो अब आपके कहने का ये मतलब है कि मैंने नजफ को अपनी बेटी समझे बगैर ही उसकी तरबियत की है? ये मेरी तुम्हारी तो तुमने लगा रखी है। अगर तुम उसे अपनी बेटी समझती तो उसकी जिम्मेदारी उठाती, लेकिन मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं। पानी को खून समझ लेने से उसका वजन नहीं बढ़ जाता। वो तुम्हारे लिए सोतेली है और सोतेली रहेगी। आपको जो समझना है समझे। अरे आपकी लाडली बेटी है, रहती रहे महारानी बनकर इस घर में। मैं तो ये सोच रहा हूं कि सारे मसाइल मेरे सऊदी अरब जाने की वजह से पैदा हो रहे हैं, तो बेहतर है कि मैं ना ही जाऊं। अभी तक ये हाल है तो मैं इस दुनिया से ही चला गया तो पता नहीं तुम क्या सुलूक करोगी उस बेचारी के साथ। आपको ऐसे अल्फाज मुझसे निकालते हुए शर्म आनी चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? वही जो तुम मेरी बेटी के साथ कर रही हो, उसे अकेला छोड़कर। तुम्हें तो अपने भाई की मोहब्बत पर, उसकी कुर्बानी पर बड़ा मान था। अब अगर तुम वहां जा सकती हो तो क्या वो यहां नहीं आ सकते? मेरा भाई मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। आप शायद भूल रहे हैं, मेरे भाई का एक जवान बेटा भी है जो पहले नजफ के लिए रिश्ता डाल चुके हैं, और आपकी लाडली ने इनकार भी कर दिया था। अरे ये तो मेरा भाई इतना अच्छा है जो सब कुछ भूल गया और बुरा नहीं मनाया, लेकिन जवान लड़का और जवान लड़की एक ही घर में, और जालिम मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। और आजकल तो अनहोनी को होनी करने वाले बहुत हैं। ये तो क्योंकि तुम उसे बोझ समझ रही हो, इसलिए बोझ को सर से उतारने के लिए सब बहाने हैं, वरना मुझे तो उसके वहां रहने पे कोई एतराज नहीं है। जवान लड़की बोझ ही होती है। उठाने वाला अगर सगा हो तो सवाल नहीं करते, और यही अगर सौतेला हो ना तो 100 तरह के सवाल करते और 50 उंगलियां उठती हैं। और साफ बात है कि ये सब बर्दाश्त करने के लिए ना तो मेरे दिल में इतनी ताकत है और ना ही आसाब में। तो छोड़ दो ना तुम, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी है। मैं संभाल लूंगा उसको। हाँ, तुम फिक्र ना करो। और हाँ, कल मैं जा रहा हूँ कराची, शाम तक आ जाऊंगा। मेरे जाने के बाद जरा अपने गुस्से को काबू में रखना।
और नजफ? कहा ना कि मैं उसका बंदोबस्त कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उसका बाप हूं, वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। आपी, आपको पता है जब आप घर में नहीं होती हैं तो अम्मा अब्बा लड़ते रहते हैं। आज भी यही हुआ था। ऐसे नहीं बोलते, अम्मा और अब्बा दोनों परेशान है ना, इसलिए बस बात कर रहे होंगे। नहीं, वो हर वक्त झगड़ते रहते हैं। और आपको पता है अम्मा कह रही थी कि वो हमें मामू के घर ले जाएंगी और आपको यहीं अकेले रहना पड़ेगा। आपी, मुझे नहीं जाना मामू के घर, वो बहुत डांटते हैं। मामू तो बहुत अच्छे हैं गुड़िया, और वैसे भी मामू अगर डांटते भी हैं तो प्यार में डांटते हैं ना। अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रही? इधर आओ। और आप भी आओ। देखो, मैं मामू के घर नहीं जा सकती और ये बात मैं आप दोनों को नहीं समझा सकती, लेकिन अब आप दोनों ने पढ़ाई करनी है और अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है? और अगर इस बार आप लोगों की फर्स्ट पोजीशन नहीं आई ना तो मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी। आपी, आपको तो पता है मैं आपकी तरह हूँ, हमेशा फर्स्ट आती हूँ। हाँ, इनको भी बना देना अपने जैसा, ताकि ये भी सारी जिंदगी मेरा दिमाग वैसे ही पकाएं जैसे तुम पकाती रही हो। अम्मा, क्या हो गया है? आप बच्चों पे गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? उनका क्या कसूर है? नजब, मैं एक डरी हुई माँ हूं। तुमसे बात करने से पहले मैं 100 बार सोचती हूँ कि खुद को तुम्हारी सगी माँ समझूं या सौतेली। तुम्हारे अब्बू से निकाह किए हुए मुझे 10 साल हो गए और मैंने ये सोचकर निकाह किया कि वो मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा मुश्किल है, क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस उम्र में तलाक का सोचकर भी डर लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी किस्मत। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? ऐसी बातें तो ना करें प्लीज। मैं जानती हूँ कि आप लोग परेशान हैं, प्लीज उस समय भी ऐसा फैसला मत कीजिएगा, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है तुम मेरी बात से इत्तेफाक ना करो, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर अपना दिल चीर कर तुम्हें दिखा सकूं, तो शायद ही तुम्हें अंदाजा हो सके कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। नहीं अम्मा, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मुझे गुड़िया और मानू की तरह समझती हैं। मैंने जब तुम्हें अपनी बड़ी औलाद समझा है, तो ये मान भी लिया है कि वक्त आने पर तुम बड़ा बनकर दिखाओगी। अरे, बड़ी बेटियों के सर पर तो बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और तुमने ये जिम्मेदारियां निभानी हैं। अब देखो ना, तुम्हारे अब्बू का वीजा लगा है
और मैं एक पल के लिए भी इस बात की खुशी नहीं मना सकी कि हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। सोचो सोचो, अगर ये घर किराए पर चढ़ गया तो हमारे हालात कितने अच्छे हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अब्बू हैं कि बस उन्होंने जिद पकड़ रखी है कि हम यहीं रहें अकेले। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, आप फिक्र क्यों कर रही है? मैं हूं ना आपके साथ, मैं हर काम में आपका सहारा बनूंगी। काश बेटियों को कोई ये बता सकता कि उनका सहारा बनने की ख्वाहिश और वादे सिर्फ लफ्जों की हद तक ही हो सकते हैं। जवान बेटियां घर का सहारा नहीं बल्कि उन पर बोझ हो जाती हैं। लेकिन अम्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब इन हालात में क्या कर सकती हूँ। कोई तुम्हारे लिए उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अपने लिए कुछ नहीं करोगे। और तुम्हें तो अपने अलावा दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करना है। बड़ी कुर्बानियां देनी है। अभी से घबरा जाओगी, आगे कैसे बढ़ोगी? अम्मा, आप फिक्र ना करें, अल्लाह बहुत बड़ा है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। क्या बात है बेटा, अभी तक सोई नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। आप भी तो अभी तक नहीं सोए? हाँ, बस ऐसे ही ना कुछ सोच रहा था। मेरी वजह से परेशान है ना? सच पूछो तो यही बात है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुश्किल वक्त में कोई मेरा साथ नहीं देगा। अब्बा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ। अम्मा है, गुड़िया है, मानो है। अच्छा, चलो तुम सो जाओ। अब्बा, मैंने एक फैसला किया है और आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। ये मेरे होते हुए तुम्हें फैसले करने की जरूरत क्यों पेश आई? मैं चाहती हूँ कि आपके जाने के बाद मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहूं। आखिरी साल है पढ़ाई का और किसी और के घर में रहूंगी तो मुश्किल हो जाएगी ना। तुमने ये सोचा भी कैसे? मैं तुम्हें अकेली लड़की को वहां हॉस्टल में रखूंगा? ये नहीं हो सकता। अब आप प्लीज जिद ना करें ना, मान जाए मेरी बात। वैसे भी मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है और आप भी परेशान हैं और घर का माहौल भी खराब हो रहा है मेरी वजह से। ये तुमसे तुम्हारी अम्मा ने कहा है ना? हाँ? नहीं अब्बा, मुझे किसी ने नहीं कहा है और अम्मा ने तो बिल्कुल भी नहीं कहा है। फिर मैंने खुद सोचा है। और पता है अब्बा, कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सारी टीचर्स मुझे जानते हैं, इज्जत देते हैं मुझे। और फिर कॉलेज का आखिरी साल है, वहीं पे पढ़ लूंगी और वहीं पे नौकरी भी कर लूंगी। अच्छा, तुमने अभी इस मौजू पर दोबारा बात नहीं करनी। मैंने कल सोचा है अगर अपने मकसद में कामयाब हो गए तो तुम्हें बताऊंगा। सो जाओ।
नजफ, प्लीज जल्दी बोलना, क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। तुम्हें प्रिंसिपल मैम ने बुलाया, जल्दी आओ। अच्छा उन्हें एक काम करो, बोलो कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, मेरी क्लास लेट होगी। नहीं यार, तुम अभी आओ, उन्होंने कहा जैसे ही तुम्हें देखो फौरन लाऊं, बहुत जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, चलो यार। कुछ कहा उन्होंने क्या? नहीं यार, बस उन्होंने तुम्हें बुलाने को कहा। मुझे ये सब कुछ जानकर बहुत हैरत हो रही है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई आपके ऑफिस में आके आपसे सवाल करने की, और पूरा दिन गुजर गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। ये तो आप ही की गलती है कि आपको इल्म नहीं आपकी कॉलेज के स्टूडेंट्स बाहर जाकर क्या करती फिर रही हैं। चलें, इस बहाने मुझे ये तो मालूम हो गया कि यहाँ पर तालीम के साथ साथ तरबियत किस किस्म की दी जा रही है। नहीं सिकंदर साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप देखिएगा नजफ आती है तो मैं उसे क्या सजा देती हूँ इस बात की। नजफ, क्या आप जानती हैं ये कौन है? जी मैडम, ये हमारे कॉलेज के मालिक हैं। तुम्हें किसने इजाजत दी इनके ऑफिस जाने की और सवाल करने की? इजाजत नाजायज काम के लिए मांगी जाती है, जायज काम के लिए इजाजत नहीं बल्कि हिम्मत की जरूरत होती है, जो आपने हमेशा मुझे दी है। बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर पढ़ने वाली एक स्टूडेंट हो और कुछ भी नहीं। तुम्हें किसी को भी कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। अगर मैं यहाँ सिर्फ एक स्टूडेंट होती तो आप मुझे मेरी क्लास का हेड नहीं बनाती। अगर मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आई होती तो शायद आप मुझे अच्छे नंबर देती और बस पास कर देती। लेकिन इस कॉलेज की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट होने का हक आप ही ने मुझे दिया है मैडम। मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपने हक का इतना नाजायज फायदा उठाओगी। तुम्हें अपने किए पे शर्मिंदा होना चाहिए। और तुम्हें क्या कि साथ वाले प्लॉट में कुछ भी बने, तुम्हारा क्या मसला है? तुम क्या मुंह उठा के सिकंदर साहब के ऑफिस में चली जाओगी, और वो भी अकेले? मैडम, बात सिर्फ मेरे भले की नहीं है बल्कि सबके भले की है, और ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है बल्कि सारे स्टूडेंट्स का फैसला है। बदकिस्मती मेरी सिर्फ इतनी है कि मेरी दोस्तों ने वहां पर मुझे डर के अकेला छोड़ दिया। तुमने अब झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलती मैडम, आपको पता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पहली बार आप मेरा यकीन नहीं कर रही हैं। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया इन्हें जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? अभी तुम्हारे साथ हुआ ही क्या है नजफ? इससे पहले कि बात बिगड़ जाए तुम सिकंदर साहब से माफी मांग लो। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मेरे कॉलेज ने, मेरे वालिदैन ने और मेरी तरबियत ने मुझे कभी भी कोई गलत काम नहीं सिखाया, बल्कि मैंने हमेशा दूसरों की गलतियों को सुधारने की कोशिश की है। माफी गलत बात पर मांगी जाती, और मेरी औकात ही क्या है इनके सामने जो मेरी माफी इतनी कीमती होने लगी। प्रिंसिपल साहब, आप इनसे कह दीजिए कि हमारे हाथों ने सिर्फ दूसरों को हमेशा दिया है, हमें इनकी माफी की कोई जरूरत नहीं। सर आप प्लीज बैठे ना। सर वो भाभी समीना को बताया था, मेरा नाम बताया था? जी साहब, बता दिया था। वो जरा तैयार हो रही हैं, उन्हें कहीं जाना है। बाहर निकलेंगी तो आपसे मिलते हुए जाएंगे। हाँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नजर।
तुम्हारी वजह से आज मेरा सर नीचे हो गया। सिकंदर साहब हमसे नाराज होके चले गए। तुम्हें मालूम है ये कॉलेज, ये सब कुछ उनका है। मैडम, क्या आप अभी तक मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं? कॉलेज में जब भी कोई मसला हुआ है आपने हमेशा मुझे आगे किया है। लेकिन अब नहीं कर सकती, मेरी सीट खतरे में और मुझे अपनी जगह बहुत प्यारी है। मुझे अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि मैं तुम्हें रेस्टिगेट कर रही हूँ। तो इंसाफ की बात है क्या मैडम? ये सब कैसे कर सकती हैं आप मेरे साथ? आप हमें वो सबक पढ़ाते क्यों हैं जिस पर अमल करने की सजा दी जाती है? तुम प्लीज अभी जा सकती हो। मैडम आप प्लीज कुछ तो